हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्रैश कोर्स में हम करेंगे इकोनॉमी का लेक्चर 21, दैट इज़ ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें जो हम कवर करेंगे इनइक्वालिटी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग मेजर सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स। ओके, सो ये बेसिकली प्लान रहेगा। विद दिस हमारा जो है टोटल जो मैक्सिमम कवरेज होगा फॉर प्रीलिम्स जो है सिलेबस का हो जाएगा। नाउ इन अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो देखो, एक इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स, राइट। पॉपुलेशन अगर सोसाइटी की देखें तो बहुत सारे लोग हैं। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे लोग जो हैं दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, राइट। जरूरी नहीं है क्योंकि कई जो हैं, जैसे अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं लेस देन 10 ईयर्स, बहुत सारे बहुत ओल्ड लोग हैं मोर देन 80 ईयर्स, राइट। सो ऐसे लोग जो हैं दे आर नाइदर एबल नॉट विलिंग टू वर्क, राइट। सो इस केस में बेसिकली जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन का वो पोर्शन हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि यंग कोई पर्सन है, वो काम कर सकता है बट दैट पर्सन इज नॉट विलिंग, मे बी ही इज गोइंग फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो देन ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, राइट। सो जो भी लोग एबल हैं, विलिंग टू वर्क है, मतलब एक्टिवली जो है कोई काम ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे जब हम वर्क बोलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय दैट, इट मीन्स बीइंग इंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, तो वर्क मीन्स दैट दे आर इंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? ऑल दोज एक्टिविटीज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे हम जो है देखते हैं कि तीन तीन चीज़ें हमें मिलती हैं। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स जो सारे के सारे हु आर एबल एंड हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग दी वर्क रेट्स एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग वेज रेट्स। ठीक है। सो जो वेज रेट है प्रिवेलिंग, उस पे ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग दी वर्क। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जो उनकी स्किल्स हैं उनके हिसाब से उनको एम्प्लॉयड कर दिया, राइट। सो इट इज़ अ डिजायरेबल सिचुएशन कि जो लोग सब जो काम करना चाहते हैं, राइट, और जो केपेबल हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उनको एज पर देयर स्किल्स एंड उनको जो वेज रेट जो उनको डिजायरेबल था, सेटिस्फैक्टरी था, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है। सो दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। बट अब आता है, नेक्स्ट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, दे आर गेटिंग वर्क, बट द थिंग इज दैट दे आर वर्किंग लेसर, राइट। या तो उनको से दिन में मतलब 8 घंटे के लिए वो काम करना चाहते हैं, बट 4 या 2 या 3 घंटे के लिए। फॉर इंस्टेंस आप ले सकते हो कोई कैजुअल लेबरर है या कोई वेज वर्कर होते हैं, तो वो लोग तो दिन भर काम कर सकते हैं, बट मे बी दे पूरे दिन में उनको 1-2 घंटे का ही काम मिले। सो दे आर गेटिंग वर्क, उनको काम मिल रहा है बट कम मिल रहा है, जितना उनको चाहिए उससे कम मिल रहा है, राइट। या फिर उनको काम मिल रहा है बट वो काम में उनको प्रॉपर वेजेस या उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। फॉर इंस्टेंस समबडी इज से अ ग्रेजुएट, राइट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और उसको जो है मजदूरी का काम मिल रहा है, राइट। सो दैट इंडिविजुअल इज नॉट गेटिंग वर्क दैट इज एज पर हिज और हर स्किल्स एंड ऑल्सो नॉट एज पर द प्रॉपर वेजेस। और फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, दैट पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। ठीक है। कोई भी काम नहीं मिल रहा उनको। ठीक है। सो एंड अगेन सी इट इज, सो देयरफॉर यू कैन सी दैट एम्प्लॉयमेंट का एक वन ऑफ दी जो है, एम्प्लॉयमेंट को अगर हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग डिग्रीज में, तो फर्स्ट आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, और फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके। और उसी को हम, इस ऐसी सिचुएशन को ही हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नाउ depending on the reason why these people who are able to willing and work are not getting employment, इसके बेसिस पे हमारे पास different types of unemployment है, right। So these different types of unemployment are based on the why these people are not able to they are willing to work, they are able of work but they are not getting work, right। तो सबसे पहले एक जनरल टर्म आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट स्टिल गेटिंग नो जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिल रही, राइट, नॉट इवन एट लेसर वेजेस, राइट। सो दिस इज अ इनवॉलेंट्री, मतलब इट इज नॉट समथिंग ही इज इस काइंड ऑफ के अनएम्प्लॉयमेंट वो खुद से एंगेज नहीं हो रहा। बट देन देयर इज फंक्शनल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्विचिंग ऑफ जॉब्स एंड सर्चिंग फॉर न्यू जॉब। ठीक है।
तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल एक से दूसरे जॉब में चेंज कराओ, बीच में कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो, राइट? सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंटरी, दैट इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन आउट ऑफ हिज ओन विल। वो पर्सन जान करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मे बी शायद से वो कुछ बेटर जॉब ढूंढ रहा है या फिर स्विच कर रहा है जॉब्स, ठीक है? देन कम्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? दिस इज बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स इन द मार्केट। फॉर इंस्टेंस इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में आप देखो दी, अगर सर्विस सेक्टर में जो पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में जो स्किल्स चाहिए, राइट, अगर उसको कंपेयर करो टू दी फैक्ट दैट कि लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना सारा लेबर एम्प्लॉयड है, राइट? सो बहुत सारा लेबर फोर्स हमारे पास बहुत सारा है, बट उन सब के पास वो जो है आईटी सेक्टर के लिए स्किल्स नहीं है। दैट्स वाई देर इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके? क्योंकि सी लेबर फोर्स मतलब यू नो दैट पार्ट ऑफ वर्क फोर्स दैट कंप्राइजेज you know both, that those who are able and willing to work, whether they are getting work or not, that is different matter, but within the workforce those who are able and willing to work are a part of labor force. Now उसमें देखते हैं कि within labor force बहुत सारे ऐसे लोग हैं, you know, दे वॉन्ट वर्क, दे आर एबल एंड विलिंग, बट उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। तो मार्केट में जॉब्स से किसी और चीज़ के लिए उनके लिए कुछ और स्किल्स चाहिए, बट जो लोग हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो इसके कारण हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट दे आर अनएम्प्लॉयड नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स। इसलिए वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, इसलिए नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, बट एक्चुअली लोग जो हैं उनके पास उन जॉब्स के लिए स्किल नहीं है। दैट्स वाई देर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? देन देर इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Now this kind of unemployment is related to business cycle, यानी आप सबको पता होगा कि that economy you know moves through phases of recession, boom and recession, right? कभी economic growth होती है, फिर contraction होगी, फिर growth होगी, right? So economy ऐसा constant line में नहीं move करती, economy moves like through phases of recession and boom, right? Recession boom मतलब जब अच्छे से GDP growth बढ़ रही है, recession मतलब जब GDP growth down जा रही है, right? So आपको पता होगा कि recession के टाइम में क्या होता है, that during the recession, like you must have seen in 2008 financial crisis, अभी भी जैसे यूएस में you know there are fears of recession, right? So इसमें क्या हो रहा है कि basically lot of people are losing out their jobs, right? So why they are losing out their jobs? They are losing out their jobs because of you know recession, because of the business cycle, ठीक है? So here unemployment is a cause of the business cycle. So business cycle के कारण जो है unemployment हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको समझना है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट आपको जो है एग्रीकल्चर में दिखता है, जहाँ पे जब सीजन का टाइम होता है तब बहुत सारा सोविंग वगैरह इस सब एक्टिविटीज़ में हर कोई इंगेज हो जाता है, बट जब ऑफ सीजन होता है, लीन सीजन होता है, तो वहाँ पे इन लोगों के पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, उनके पास कोई भी काम नहीं रहता करने को। सो दे आर यू नो अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द सीजन। यानी एक साल में एक कोई लीन सीजन जब आता है जहाँ पे कोई यू नो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अंडरटेक नहीं कर सकते, उसको जो है हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट मीन्स कि सी एक काम को करने में आपको जो है 10 लोग लग रहे हैं, ठीक है? अब उसी काम को आप जो है 15 लोगों से करवा रहे हो, ठीक है? तो अगर आप एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो तो भी उससे कोई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ नहीं रही। वो 5 लेबर अगर आप हटा दोगे तो भी सेम टाइम में काम होगा, और 5 लेबर एडिशनल लगाने से भी सेम टाइम में काम हुआ। सो दोज 5 पीपल यू नो जो उनका एडिशनल प्रोडक्टिविटी में जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ यू नो दीज 5 पर्सन जो एडिशनल लगाए हमने, दे आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इफ़ यू सी जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा जो है उसमें एंगेज्ड हैं, राइट? So more people are employed in a job than actually needed, ठीक है? So that the marginal productivity of the extra laborer comes out to be zero. मतलब वो जो एक्स्ट्रा लेबरर जो हमने एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, राइट? देन एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली सिचुएशन वेयर पर्सन हु इज एडुकेटेड, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड, अगर उसको अपने एजुकेशन लेवल, ट्रेनिंग और स्किल्स के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलता, so then that is you know fails to find a suitable job to his qualification, then that is called educated unemployment, ठीक है? Then there is technical unemployment. This is mainly because of new labor saving technologies, adoption of, जैसे अभी chat GPT आया तो many people are fearing that chat GPT will you know eliminate lot of jobs even in IT sector, ठीक है? IT sector में बहुत सारे jobs eliminate कर देगा. So this kind of unemployment is
टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आती, पर्टिकुलरली लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज, तो ये हमारा जो है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो इज रिगार्डिंग फिलिप्स कर्व। सो फिलिप्स कर्व सिंपली आपको रिलेशन देता है कि क्या लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और रेट ऑफ चेंजेस इन वेजेस और वेज इन्फ्लेशन, और दिस विल अल्टीमेटली लीड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नॉर्मली इसको लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बोलते हैं, बट एक्चुअली ये लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन, इसके बीच में जो है एक इनवर्स रिलेशन है। अब व्हाई इज दिस रिलेशन इनवर्स? जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकली, कि अगर इफ यू नो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, मतलब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, राइट, दैट मीन्स द डिमांड फॉर लेबर इज मोर, राइट, डिमांड फॉर लेबर इज मोर। सो अगर हम लेबर को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेबर का प्राइस क्या होता है? वेजेस। तो अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, राइट, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, तो बहुत सारी लेबर कम है और मतलब हर कंपनी को लेबर चाहिए, सो दे वुड स्टार्ट ऑफरिंग हायर वेजेस टू अट्रैक्ट लेबर टू देयर कंपनीज। तो वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़े तो मतलब आई होप यू रिमेंबर इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन वाज इंक्रीज इन वेजेस। तो वेजेस बढ़े तो अपना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए, डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट कम होना मतलब देर इज अ डिमांड फॉर लेबर, राइट। डिमांड फॉर लेबर हुई तो लेबर को पे क्या करना होता है? वेजेस। सो जब कम लेबर है और ज़्यादा उनकी डिमांड है तो वो लोग वहाँ जाएंगे जहाँ ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, तो हर कंपनी कॉम्पिटिटिवली बिड करेगी कि भाई मेरे पास इतने वेजेस दे रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। और अगर वेजेस बढ़ेंगे लोगों के तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटा, इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा चीज भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, उल्टा कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स बेसिकली कुछ जो है पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स का, दैट आई ऑलरेडी वॉज टेलिंग यू। इट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, यानी ये लोग काबिल भी हैं काम करने के और दे आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क, एंड नॉर्मली दे शुड बी इन दी प्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, सो लेबर फोर्स को इसी एज ग्रुप में 15 to 64 के प्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देन देर इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो टोटल पॉपुलेशन में ये कितना परसेंटेज है, राइट, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लेबर फोर्स है, दैट इज नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, दिस इज नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इज डिफाइंड एज percentage of persons in a labor force that is working or seeking or available for work in the population। ठीक है, फिर आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन जो है, राइट, उस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं हु आर एम्प्लॉयड, सी इन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग दिस फॉर टोटल पॉपुलेशन, एंड देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये होता है कि ये जो लेबर फोर्स में जो लोग विलिंग टू वर्क हैं एंड एबल है, इसमें कितने लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड अमंग दी पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। ठीक है, सो दिस इज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, नाउ व्हाट आर दी वेज टू मेजर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? क्या तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, राइट। सो देर आर सर्टेन वेज जिसके बेसिस पे हम जो है क्या देखते हैं? एक्टिविटी स्टेटस, यानी कि क्या एक पर्सन किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है या नहीं है, ये देखते हैं। और उसको किस कुछ बेसिस हैं उसको देखने के। पहला जैसे यूजुअल स्टेटस बेसिस है, इसका मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि पिछले एक साल में एक सर्वे करते हैं, सर्वे में ये देखते हैं कि पिछले 365 डेज में उसने अपने मेजर पोर्शन ऑफ जो डेज है उसमें क्या वो एम्प्लॉयड था या अनएम्प्लॉयड था। अगर 365 डेज में से 183 डेज में वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था, सो देन दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड, अदरवाइज दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सो यूजुअल स्टेटस में क्या है, हमारा रेफरेंस पीरियड 1 ईयर का है। 1 ईयर में हम देखते हैं कि वेदर, फर्स्ट चीज ये देखते हैं कि क्या वो पहले तो विलिंग एंड एबल टू वर्क है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इफ ही इज विलिंग एंड एबल टू वर्क दैट मीन्स ही इज पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि 365 डेज में उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन उसको काम मिला, और अगर उसको 183 डेज से यानी मेजोरिटी डेज जो है पोर्शन ऑफ टाइम से ज़्यादा उसको अगर काम मिला है, दैट मीन्स दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड, अदरवाइज वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड। फिर आता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। तो ये इसी से डिराइव्ड है। इसमें सी इंस्टेड ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ 365 डेज ये देखते हैं
कि 30 डेज में, राइट, कि वेदर आउट ऑफ 365 डेज whether he or she is engaged in a any activity during the period of 30 days or more during preceding 365 days, ठीक है. सो अगर 30 दिन से ज़्यादा वो वर्क कर रहा है तो इसमें उसको जो है हम जो है एम्प्लॉयड मानते हैं, अदरवाइज दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड. देन कम्स करंट वीकली स्टेटस. तो इसमें जो रेफरेंस पीरियड है, जो सर्वे हो रहा है उससे 7 दिन पहले में पूछा जाता है कि क्या आप कुछ काम किया है, नहीं किया, और अगर वो आंसर देता है कि मैंने 1 आवर अगर उसने कहीं भी इंगेज्ड है किसी भी एक्टिविटी में, so then that person is considered to be employed. And then current daily activity status, so this measures the activity status of a person on each day. हर दिन जो है उससे पूछते हैं प्रेसिडिंग वीक में. सी यहाँ पे टोटल पूरे वीक का प्रेसिडिंग 7 दिन में 1 घंटा काम किया तो ठीक है. करंट डेली स्टेटस में पिछले जो प्रेसिडिंग वीक है उसके हर एक दिन में उससे पूछते हैं कि आपने कितने घंटा काम किया. अगर मान लो उसने 1 to 4 आवर्स काम किया है, सो देन उसको बोलते हैं कि उसने हाफ डे काम किया है. और अगर मान लो उसने 4 आवर्स से ज़्यादा काम किया है तो फुल डे, और अगर 1 आवर से लेस तो अनएम्प्लॉयड, ठीक है, या कोई काम नहीं किया. सो दिस इज दी करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है. सो अगेन ब्रीफली ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, इंडिकेटर्स हैं, राइट, विच हैव बीन यूज्ड इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के एस्टिमेट दिए जाते हैं, राइट. दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि रेफरेंस पीरियड क्या है. पहली चीज रेफरेंस पीरियड, और दूसरी चीज कि कितने दिन अगर कितना टाइम या कितने दिन अगर उसने उसमें रेफरेंस पीरियड में काम कर लिया, सो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है. नाउ अगर PLFS, दिस इज द मेन सर्वे. PLFS ये मेन सर्वे है हमारा, ठीक है. और इस सर्वे का ये जो निकाला गया है, राइट, इससे पहले क्या होता था, एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था, ठीक है. वो हटा दिया एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, और अब जो है उसको रिप्लेस करके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकाला है. इसके 2 की ऑब्जेक्टिव्स है. क्या है 2 की ऑब्जेक्टिव्स? तो फर्स्ट इज टू एस्टिमेट की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स. क्या इंडिकेटर्स इसमें बताए जाएंगे? वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. 3 की इंडिकेटर्स है हमारे पास, ठीक है. एंड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली. ये जो इंडिकेटर्स हैं, पहली बात कितने हर 3 महीने के लिए बताए जाएंगे फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन दी करंट वीकली स्टेटस, ठीक है. सो पहला क्या ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो हैं हर 3 months में देखे जाएंगे फॉर अर्बन एरियाज, एंड दैट टू एट करंट वीकली स्टेटस. पहला. दूसरा टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स बोथ यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली. तो ये जो है एनुअली जो है टोटलिटी में देखा जाएगा, बट एवरी 3 months में, यानी हर एक क्वार्टर में जो है सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए, एंड दैट टू इन करंट वीकली स्टेटस देखा जाएगा, ठीक है. तो ये 2 चीजें जो है लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हमें पता चलेंगी, ठीक है. नाउ लेट्स सी द की फाइंडिंग्स ऑफ लेटेस्ट 2021-22 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें इन यूजुअल स्टेटस, सो आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में मेल और फीमेल का, और अर्बन एरियाज में मेल और फीमेल का. वन थिंग वी ऑब्जर्व, और प्लीज इसको ध्यान रखना, कि फर्स्टली ओवरऑल, सी ये ट्रेंड ध्यान में रखना, या मेजर चीज है जिसको ध्यान में रखना. फर्स्टली ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो. पहली चीज कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, एंड इट इज मच लेसर. ये जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा कम है. सी ऑब्वियसली नाउ सी दिस वुड बी अ सरप्राइज टू यू. तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेस इन अर्बन एरिया. सी यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन UPSC ऑन दिस, राइट. इस पे ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है. So female labor force participation rate is less in urban areas, compared to rural areas. ठीक है. Is low means less than men. ठीक है, ये तो है ही. तो जनरल हमें पता है कि क्यों, what are the reasons, because of the social norms and etc. ये सब रीजंस के कारण फीमेल, क्योंकि स्किल्स नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, राइट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एट वर्क प्लेस, और बहुत सारे सोशल बैरियर्स हैं जिसके कारण फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जनरली जो है हमारी इकोनॉमी लो है. बट उसके साथ साथ हम जो सरप्राइजिंग फैक्ट ये देखते हैं कि अर्बन एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा लो है कंपेयर टू दैट इन रूरल एरियाज.
नाउ व्हाई सो? सो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है फेमिनाइजेशन ऑफ, सी ये ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर। इसका मतलब बहुत सारी वुमेन जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, क्योंकि वहाँ के जो हाउस होल्ड के मेल्स थे वो माइग्रेट करके शहरों में काम करें, तो इसीलिए उससे मेल पार्टिसिपेशन रेट शहरों का बढ़ रहा है, और जबकि रूरल एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज दी वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना है, आप अगेन दैट इज समथिंग यू कुड सी हियर। ठीक है, मेन जो है आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, फिर अगली फाइंडिंग जो हमारी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ जो एम्प्लॉयड हैं, राइट, ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड, उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, रेगुलर और वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड देन कैजुअल लेबरर्स। ठीक है, कैजुअल लेबरर्स जैसे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, बेसिकली हु डू अ पीस ऑफ वर्क, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है उन्होंने उसकी उनको जो है जो उसके लिए रेन्यूमरेशन मिलता है। रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम जो है रेगुलरली मंथली बेसिस पे मिलती रहती है, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे होते हैं जो खुद का ओन एंटरप्राइज जो है चलाते हैं। ठीक है, तो दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फार्मर्स। ठीक है, इसमें फार्मर्स भी हैं, याद रखना, क्योंकि फार्मर्स खुद का काम करते हैं, वो किसी और के अंडर नहीं काम करते, या तो खुद का ओन फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज जो अंडरटेक करते हैं, ओन फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। जबकि ये लोग जो हैं दे आर एम्प्लॉयड, सो ये अदर्स फार्म एंड नॉन फार्म, और ये भी अदर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर लेबरर एंड ऑल, बट इनका जो कोई रेगुलर फिक्स्ड सैलरीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। इनको जितना पोर्शन ऑफ वर्क किया, जितना काम मिल गया दिहाड़ी पे, उतना किया, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो रेगुलर भी नहीं होता, ना कोई सैलरीड है ना कोई फिक्स्ड वेज है। ठीक है, सो अगर हम देखें, इफ वी सी शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन दी यूजुअल स्टेटस, ठीक है, ये यूजुअल स्टेटस आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जस्ट आपने समझ लिया कि किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। बट कितने परसेंट जो सारे एम्प्लॉयड हैं उसमें से कितने परसेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप देख सकते हो रूरल में मेल इतने, फीमेल इतने, अर्बन में मेल इतने, और अर्बन में फीमेल इतने। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कुड सी कि ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर रूरल और अर्बन में बहुत सारे लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एंड हाउ कुड दैट बी? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फार्मर्स, और फार्मर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और आप देखो यहाँ फीमेल्स का इतना सारा है, क्यों? क्योंकि फीमेल फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देन रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयज, तो आप देख सकते हो ये बहुत कम है। ठीक है, सो रूरल एरियाज में रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज आर वेरी लेस। ठीक है, जबकि आपका जो है इन अर्बन एरियाज इट्स क्वाइट हाई। ठीक है, देन कैजुअल लेबरर्स, सो हम रूरल में भी देखते हैं, अर्बन में काफ़ी कम है, बट रूरल में इट्स हायर। ठीक है, तो रूरल में हायर है कैजुअल लेबरर्स कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, देन नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखो तो इट्स 4.1%। ठीक है, ओवरऑल 4.1% है, और अगर आप रूरल एरियाज में देखो मेल फीमेल, ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, बट ओवरऑल आपको रेट पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी 4 साल हो चुके हैं, 4 years टू PLFS, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड्स भी पता होने चाहिए। तो 4 साल हो गए तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या ट्रेंड है, आपको ट्रेंड पता है वर्कर पॉपुलेशन में क्या ट्रेंड है, और अनएम्प्लॉयमेंट। 3 इंडिकेटर हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो सबसे पहले तो हम ऑल इंडिया देखते हैं जिसमें रूरल अर्बन कंबाइंड है, और आप देखो यहाँ पे ऑल एजेस या 15 अबाउ दोनों देख सकते हो, और ये ईयर्स दे रखे हैं। तो अगर 2017-18 से अगर हम देखें, इफ़ यू स्टार्ट सीइंग फ्रॉम 2017-18, तो आप एक दो ट्रेंड्स नोटिस करोगे। क्या? कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो रहा है, इज इंक्रीजिंग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, जो है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंक्रीज करा। ठीक है, सो यहाँ पे 49 से 50 हुआ, 50 से 53 हुआ, 53 से 54 हुआ, 54 से 55.2। सो फर्स्ट ट्रेंड दैट labor force participation rate is you could say increasing
इट इज ओवरऑल जो है, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 2017-18, ठीक है, 2017-18 से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप दोनों देख सकते हो, ये वाले भी और जो है दूसरा वाला, ठीक है। सो मोर और लेस इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये एक चीज हम बोल सकते हैं। दूसरा, अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में अगेन यू कुड व्हाट यू कुड सी, इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ठीक है। फीमेल में जो है इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ओके, दैट इज देयर। बट मेनली हमारे लिए यही ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस ओनली। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, रूरल अर्बन इतना ज़्यादा डेप्थ में यूपीएससी वोंट बी आस्किंग यू। तो यहाँ से जो मेन ट्रेंड हमें देखना है वो जनरल ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का ट्रेंड है, देखना है ओवर द पास्ट 5 years। सो इट हैज़ बीन मोर और लेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है, बड़ा है। देन अगर हम वर्कर पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन रेशियो देखें, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें, राइट, यू नो, सो अगर ये देखें तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है, सी दिस इज फॉर, इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया, ऑल एजेस एंड 15 years अबव। सो जस्ट कीप इन माइंड हम 15 years अबव लेते हैं क्योंकि हमारा क्या था, मेनली 15 to 64 की पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो 15 years अबव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 46.8, 47.3, 50.9, 52.6 एंड 52.9। सो WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशो 2017 से लेके 2021-22 तक 5 सालों में क्या ट्रेंड देखा है हमने, इट इज मोर और लेस, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये भी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट्स द ट्रेंड वी हैव सीन। देन नेक्स्ट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखो तो यहाँ पे देख सकते 6 से 5.8 से 4.8 से 4.2 से 4.1। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन डिक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम 2017-18 टू 2021-22, ठीक है। यू विल गेट दिस, बट मेनली यही तीन जो कि ऑब्जर्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर देखें तो आप यहाँ पे एक और चीज देखो, इस तरीके से भी हम जेंडर डिवाइड देखते हैं, राइट, व्हाट, अगर आप देखो कि कितने लोग जो हैं मेल वर्कर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड है 52, फीमेल में भी 52, बट कैजुअल वेज लेबरर्स देखो, राइट, इफ यू सी टॉक अबाउट कैजुअल वेज लेबरर्स तो फीमेल ज़्यादा हैं कंपेयर टू मेल, ठीक है, जबकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मेल इज मोर एंड फीमेल आर लेस, ठीक है। सो ये है दूसरा, सी ये एनसीईआरटी से लिया गया है, सो अगेन दीज थिंग्स यू शुड जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, तो अगर अर्बन एरियाज में देखें हम तो अगेन यही सारी चीज़ें आपको पीछे भी मैंने बताई हैं, ठीक है, पीछे भी जो है ये सारी पॉइंट्स आपको बताएं, ठीक है। तो कैजुअल वेज लेबर, सी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर, आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं करने, आपको ब्रॉड ट्रेंड्स याद करने कि क्या चीज़ ज़्यादा थी क्या चीज़ कम थी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसमें बोलूँ तो इसमें हमारे पास एक पहला क्या आता है कि अगर हम कैजुअल वेज लेबरर्स की बात करें तो फीमेल, देयर आर मोर फीमेल कैजुअल वेज लेबरर्स, ठीक है, ज़्यादा फीमेल जो है कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, जबकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में ज़्यादा मेल वर्कर्स हैं, ठीक है। एंड हियर इफ वी सी बाय रीजन वाइज, तो अर्बन एरियाज में वी सी कैजुअल वेज लेबरर्स देयर आर क्वाइट लेस कंपेयर टू दोज इन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में ज़्यादा कैजुअल वेज लेबरर्स हैं कंपेयर टू अर्बन एरियाज, जबकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो बात करते हैं अगर हम रेगुलर एंड सैलरीड एम्प्लॉयज की, सो काफ़ी ज़्यादा हैं इन योर अर्बन एरियाज कंपेयर टू इन योर रूरल एरियाज। और बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड बात करें सो काफ़ी ज़्यादा हैं रूरल एरियाज में कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज जो आपके फार्मर्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, और इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स जो है रूरल एरियाज में ही हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो है रूरल एरियाज में आप देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जो है कैटेगराइजेशन, एक जस्ट ये मेजर पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आप वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्री, सो नाउ हु आर एम्प्लॉयड, तो लोग कौन सी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, कि प्राइमरी में कौन है, सेकेंडरी, टर्शरी, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ओवरऑल देखो पहले तो। सो सबसे ज़्यादा 44.6%, प्लीज कीप इन माइंड 44.6% प्राइमरी सेक्टर में,
24.4% जो है आपके सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में 31%। ये ओवरऑल प्लीज ध्यान में रखना। अब इसमें भी अगर हम मेल और फीमेल देखें तो लार्ज नंबर ऑफ फीमेल, सो अगेन हियर इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज अ जेंडर डिवाइड। ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल्स आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर और ज्यादा नंबर ऑफ मेल्स आर एम्प्लॉयड इन योर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। और रूरल अर्बन में अगर देखो तो प्राइमरी सेक्टर इज मैक्सिमम इन रूरल एरियाज एंड अर्बन में बहुत कम है, जबकि सर्विसेज सेक्टर इज मैक्सिमम अर्बन एरियाज एंड काफी कम है रूरल एरियाज में, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स in the urban areas is employed in service sector and majority of workforce in rural areas is employed in primary sector, ठीक है। then we see trends in employment pattern sector wise and status wise from 1972 to 2018, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा पीरियड ले रहे हैं हम तो हमारे लिए 2018 तक का जो है सफिशिएंट है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट आप जो है काफ़ी बड़ा 50 साल के अराउंड का पीरियड लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या ट्रेंड दिखता है हमें, राइट। 1972 में देखो 74% जो टोटल वर्कफोर्स था हमारा, जो लोग एम्प्लॉयड थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे। अब जाके कितना हो गया 44.6। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट ले रहे हो ये है आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो प्लीज ध्यान में रखना कि आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ। तो अगर हम बात करें ओवरऑल जनरली भी बात करें तो देखो वैसे भी डिक्लाइन हो रहा था बट आफ्टर दैट ऑल्सो इट डिक्लाइन, बट इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। बट अगर आप सर्विस सेक्टर देखो तो सर्विस सेक्टर जो है काफी ज्यादा, यहां से इतने सालों में बस 6% बढ़ा बट यहां से 11% बढ़ गया। तो सर्विस सेक्टर जो है काफी ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ है आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। और जहां तक हमारे जो है सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो अगेन इट हैज अ मॉडेस्ट इंक्रीज, ठीक है, मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ है, राइट। सो देयर हैज बीन अ मॉडेस्ट इंक्रीज। अब इन टर्म्स ऑफ स्टेटस कि कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और कैजुअल वेज लेबरर्स, तो अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है मोर और लेस सेम रहा है, ठीक है। आपका जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है दे हैव इंक्रीज्ड आफ्टर दिस रिफॉर्म्स, ठीक है। जबकि जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं कुछ एक्सटेंट तक थोड़े से कम हुए, ठीक है। सो दे हैव डिक्रीज टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ये जो है कुछ एक्सटेंट तक आपके कम हुए हैं, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, दैट द फेनोमेना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। और ये भी आप देखोगे यहाँ पे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कैसे दिखता है। देखो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं आपको। आपको क्या दिया है, जीडीपी ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ रेट मतलब, जॉबलेस ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही। तो सबसे जनरल फैक्ट आप क्या देखोगे यहाँ पे, दैट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला तो जनरल फैक्ट अगर आप देखो अगर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप देखोगे मोस्टली इट हैज बिन लेस देन 2%। मोस्टली इट वॉज जस्ट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में ज़्यादा गया बट उसके अलावा मोस्टली जो है 2% से नीचे रहा है, ठीक है। मोस्टली और इस पीरियड में ज़्यादा गया, बाकी टाइम में जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है 2% से नीचे रहा है, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो ये। दूसरा अगर आप देखो जीडीपी ग्रोथ रेट और उसमें, तो यहाँ पे अगर हम इसके बाद इस पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ पे काफ़ी कम गैप है। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अगर आप देखो और यहाँ पे देखो तो बेसिकली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द डाइवर्जेंस बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज इंक्रीज। और ये इसलिए हुआ कि जीडीपी जो है आपका बढ़ रहा था, राइट, जबकि एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ रहा था। एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ये फेनोमेना को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, पहली चीज तो ये। और व्हाई ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज मेनली ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, राइट, और उसमें भी पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, विच दे वर लेस लेबर इंटेंसिव, यानी उसमें इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। दूसरी चीज, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो क्या रहा, स्टैगनेंट। जो हमने जो है पिछली दो इंडस्ट्री जब पढ़ा था तब देखा था ना कि अवर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर हैज मोर और लेस रिमेन्ड स्टैगनेंट। तीसरी चीज क्या है
कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में भी जो ग्रोथ हुई, दैट वर मोस्टली इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रादर देन लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रीज में भी जो भी ग्रोथ हुई, एक तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई बट जो भी हुई वो भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में, जहां पे बेसिकली इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता, रादर देन लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कैसी होती है, टेक्सटाइल वगैरह जहां ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था रिजिड लेबर लॉस। और इसके अलावा एक और रीजन जॉबलेस ग्रोथ का था कि लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्स। ठीक है, तो जॉब्स थे भी, फिर भी लोगों के पास जो प्रॉपर स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी। तो व्हाट वर द मेजर रीजंस, एजुकेशन सिस्टम, और उसके कारण एक तो उनके पास जॉब नहीं थी, उसके अलावा मेनली जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो ड्रिवन थी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट वाज ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, पहली चीज, राइट। तो सर्विस सेक्टर में भी आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर विच वर लेस लेबर इंटेंसिव। दूसरी चीज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट रहा। तीसरी चीज ये है कि जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई भी, राइट, उसमें मेनली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस किया गया रादर देन लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे, राइट। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेबर लॉज बहुत ज़्यादा रिजिड थे, इसलिए लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एंटर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ एंड द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, एंड एक और फेनोमेना आफ्टर यूर बेसिकली व्हाट वी से 1991 रिफॉर्म्स जो हमने देखा गया था, वो क्या था, वो ये था कि बेसिकली देयर हैज बीन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इनफॉर्मलाइजेशन मतलब सी बेसिकली ओवरऑल आप इकोनॉमी में जो भी काम कर रहे हैं उनको फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो फॉर्मल सेक्टर जैसे सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विथ मोर देन 10 हायर्ड वर्कर्स, राइट, एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन। और फॉर्मल सेक्टर का क्या है कि यहाँ पे जो है रेगुलर फिक्स्ड वेजेस मिलते हैं, देयर इज प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट वेल रेगुलेटेड, ठीक है, बाय द लेबर लॉस। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर, बट आज की डेट में अगर आप देखोगे ओनली 6% ऑफ वर्क फोर्स इज इंगेज इन फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, सिर्फ 6% वर्कफोर्स जो है फॉर्मल सेक्टर में इंगेज है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें आपके फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस के ओनर्स, कैजुअल वेज लेबरर्स आते हैं, जिनका जॉब्स इरेगुलर होते हैं, वेजेस लो होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, राइट। प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो लो ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। सो 94% ऑफ द वर्कफोर्स बिलोंग्स हियर। और ये मेनली क्यों हुआ, आफ्टर जो है वैसे भी ज़्यादा था, बट 1991 रिफॉर्म्स के बाद ज़्यादातर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में पुश हो गए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को ओपन अप किया और जो बिजनेसेस थे उनको एक्सटर्नल कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो फॉर्मल सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉय करने में ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो उनको अगर कॉम्पिटिटिव बनना था, उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए क्या किया कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय करने की जगह अब लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय करने लगे, क्योंकि उसमें कॉस्ट बर्डन भी कम था, रेगुलेटरी बर्डन भी कम था। ठीक है, सो यू कुड से सी नॉट रेगुलेटेड, और यू कुड से वेरी लेस रेगुलेटेड वुड बी अ प्रॉपर टर्म, क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एक्ट लिया है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेगुलेशन है, बट बहुत कम रेगुलेशन है इनका लेबर लॉस के थ्रू। ठीक है, एंड जो रिफॉर्म प्रोसेस था दैट वाज इनिशिएटेड, सो एज आई टोल्ड यू दैट लेड टू डिक्लाइन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, सो दैट दिस फेनोमेना इज नथिंग बट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, सो ये याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, राइट। एंड सी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है, सो दिस इज डिफाइंड इन दिस एक्ट, हैज बीन डिफाइंड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज डिफाइंड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2000। सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज प्लीज ध्यान रखना, दिस कुड बी अ करेक्शन कि नॉट मत करना, देर इज बट लेसर रेगुलेशन। तो ऐसा अगर आपको स्टेटमेंट दे यूपीएससी दैट इनफॉर्मल सेक्टर इज absolutely there is no regulation, या is totally not regulated by the labor laws or by the government, ठीक है, totally not regulated by labor laws or government, तो ये एक थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट होगा। इट वुड बी दैट इट इज़ वेरी लेस रेगुलेटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉ है, राइट, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को डिफाइन कर रखा है और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो करने हैं उसका प्रोविजन जो है इसमें बना रखा है। तो रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है, कितना इंप्लीमेंट होता है दैट इज अनदर थिंग। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपके होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, वेज वर्कर, ठीक है, ये सब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, राइट,
इसके अलावा वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स भी हैं, राइट, हु आर नॉट कवर्ड बाय, हु इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 ऑफ एक्ट, दैट इज कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी अगर वर्कर्स है बट वो इनमें से किसी भी एक्ट में, जो सारे बेसिकली सोशल वेलफेयर और बेनिफिट के एक्ट्स हैं, राइट, सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स हैं, उनमें से किसी से कवर्ड नहीं है, राइट, इज नॉट कवर्ड ऑफ बाय एनी वन ऑफ दीज, सो उसको भी जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। नाउ लास्टली वी सी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों इंडिया में, और उसी कॉजेस से हम निकाल सकते हैं कि क्या मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। सी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यानी मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट, और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यानी मोर इनकम ऑफ पीपल, और ज्यादा इनकम लोगों की मतलब मोर डिमांड, राइट, और ज्यादा डिमांड मतलब फिर से फर्दर जो है बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट टू कैटर टू दैट डिमांड बिजनेसेस फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो और उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो ये इस तरीके की साइकिल चलती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से। सो वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ, और वो इन्वेस्ट करेंगे तो फिर फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इकोनॉमिक गुड्स तो उनको लेबर की जरूरत होगी, राइट, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सो उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। हालांकि इसमें स्पेसिफिक चीजें हमने देखी कि अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सी, इससे एम्प्लॉयमेंट तो होगी, बट अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इससे मोर एम्प्लॉयमेंट कब होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट जब होगी जब ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से ड्रिवन हो, राइट, जैसे टेक्सटाइल हो गया, राइट, जिसमें ज्यादा लेबर इंगेज होता है रादर देन कैपिटल इंटेंसिव। तो हमारा इसके लिए रेमेडी क्या हुआ कि गवर्नमेंट शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंकरेज करना चाहिए इन सेटिंग अप लेबर इंटेंसिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और लेबर इंटेंसिव मेनली जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं हमारे लेबर इंटेंसिव हैं, ठीक है, ये सारे लेबर इंटेंसिव है, ओके। एंड देन स्क्यूड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, की जैसे हम सीधा देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, हम लोग सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज पे जंप कर गए, राइट, यानी हमने सर्विस सेक्टर पे फोकस किया, जॉब्स यहां पे क्रिएट हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है, बहुत सारे जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट हो रहे हैं। एंड अगेन रिलेटिवली अगर इंडस्ट्री से होते सो इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते, सर्विस सेक्टर में कम होते, पहली चीज़ तो ये। तो इसलिए बहुत सारा जो इधर वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है वो इंडस्ट्री, उनके लिए इतने जो है जॉब्स पहली बात क्रिएट हुए। दूसरी बात, जो जॉब्स इधर क्रिएट हुए हैं उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के पास इतनी स्किल्स नहीं कि वो सीधा उधर मूव कर सके, ठीक है। एग्रीकल्चर से एक पर्सन के लिए इंडस्ट्री सेक्टर में मूव करना ईजी होगा कंपेयर टू मूविंग टू सर्विस सेक्टर। तो इसको हमने जॉबलेस ग्रोथ के फॉर्म में, सो स्किल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। सो एंड जॉबलेस ग्रोथ वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें क्या करना है, ये स्क्यूड है कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें क्या करना है, अगेन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है उसका शेयर जो है जीडीपी में बढ़ाना है। वी हैव टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई को इंसेंटिवाइज किया जाए सो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जो है ग्रोथ हो, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो, राइट। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट मीन्स ये मेनली एग्रीकल्चर में होता है, राइट, एग्रीकल्चर में पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, सीजनली एम्प्लॉयड, एंड ऑल्सो यू कुड ऐड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एग्रीकल्चर में है, ठीक है। दिस ऑल इज देयर इन अवर कंट्री इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देन लॉस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, वाई ऐसा लॉस क्यों हुआ, ड्यू टू competition from what, foreign industries और MNCs, आप बोल सकते हो बिग प्लेयर्स, MNCs फॉरेन इंडस्ट्रीज।
इनसे कंपटीशन के कारण देयर वाज लॉस ऑफ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, राइट। एंड देन देयर इज इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। सो इन्वेस्टमेंट एक तो कम है, और जो भी जा रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में, जो विच जनरेट लेस जॉब्स। तो इसलिए हमें कहाँ करना चाहिए, सोल्यूशन क्या होगा कि आप लेबर इंटेंसिव में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें गवर्नमेंट, कैसे, वहां पे उनको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो है फेवरेबल पॉलिसी बना के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इट कुड प्रमोट, ठीक है। देन देर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्स इन वर्कफोर्स। सो आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की जो बात करें, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, काफ़ी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर वर्कफोर्स है उनके पास वो स्किल है ही नहीं, इसलिए वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव आउट करके सीधा सर्विस सेक्टर में नहीं जा पा रहे। इनफैक्ट कई लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी स्किल्स नहीं है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, ऑल्दो इट वॉज मेनली रिफॉर्म, ठीक है, काफ़ी रिफॉर्म्स ला चुके हैं इसमें हम। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो है 4 लेबर कोड्स लाया है, यू नो, दैट मिनिमम वेजेस कोड एंड ऑल दैट हैज़ बीन ब्रॉट। एंड लास्टली सोशल एक्सक्लूजन, इसमें पर्टिकुलरली हम जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, राइट, जिसके कारण लॉट ऑफ वुमेन आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो दैट इज अनदर फैक्टर। सो दिस इज द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और हर एक कॉज के करस्पॉन्डिंग हम जो है उसका मेजर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली विद दिस ओवरऑल वी यू नो आर एबल टू यू नो कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक पोर्शन जो बचता है वो क्या है, जो पॉवर्टी में बचा था, वो था कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो जो वो जो है हम अपने अगले लेक्चर्स में जो आएगा, यू नो आफ्टर दिस हम इनइक्वालिटी वगैरह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा मेजर सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स, तो उसमें हम पॉवर्टी एलिवेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्कीम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जैसे एमजी नरेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी देती है और पॉवर्टी एलिवेशन भी करती है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वो भी एम्प्लॉयमेंट देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाती है और पॉवर्टी एलिवेशन देती है, राइट। सो दैट्स वाई उन सारी स्कीम्स को हम एक साथ जो है बंच में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जो बेसिक नीड, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना, यू नो यूर ग्रामीण एंड अर्बन फॉर शेल्टर, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। यूर सौभाग्य योजना, राइट, दैट विल डिस्कस विच एम्स एट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, राइट। सो जो आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखा था, जो सारे डायमेंशंस देखे थे ना हमने इन दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, उन सारे डायमेंशंस के लिए कहीं ना कोई स्कीम गवर्नमेंट ने की है। फॉर हेल्थ गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत लाया, फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट समग्र जो है शिक्षा स्कीम लाया, विच इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो बहुत सारी स्कीम्स की अम्ब्रेला स्कीम है, राइट। उसके अंदर बहुत सारी स्कीम जो है आर सब्ज्यूम्ड इन दी समग्र शिक्षा। तो इन सब मेजर चीज़ों को हम जो है एक साथ यू नो इन फॉर्म ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद दिस लेट्स रैप अप फॉर टुडे एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।